नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीएस बाउंस, यानी कि ईसीएस बाउंस कब होता है, नेच बाउंस क्या होता है। दोस्तों काफ़ी ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके सवाल होते हैं खासतौर पर ईएमआई बाउंस से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं कब हम इसको सेटल कर सकते हैं। आप कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, सम्मन भेज दिया, तो क्या आप मेरा केस सेटल हो सकता है, मुझे एडवोकेट रखना चाहिए कि ना रखना चाहिए। ऐसे काफ़ी लोगों के बड़े सारे सवाल हैं। तो आज की इस वीडियो में, चूँकि आज संडे है, तो आज की संडे स्पेशल में आप लोगों के बड़े सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों ईएमआई बाउंस से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, ईसीएस बाउंस से नेट संबंध से संबंधित कब सेटल करना चाहिए, क्या पूरा प्रोसीडिंग होता है और किस रूल को फॉलो करना चाहिए सेटल करने के लिए, इन सब के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन फुल डिटेल वीडियो इस पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार आए इस चैनल पर, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में आपको हफ्ते में एक वीडियो मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलेगी जो आपकी लाइफ में काफ़ी यूजेबल रहेगी। शुरू करते हैं। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चेक बाउंस अलग फैक्ट होता है, ईएमआई बाउंस अलग फैक्ट होता है। आज के दौर में मैक्सिमम लोग ईएमआई बाउंस के जो केसेस होते हैं, मैटर होते हैं, वो ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को। तो देखिए होता क्यों है, अब किस कंडीशन में होता है। खाली यही नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं तो बाउंस हो जाएगा, हम शुरू से समझते हैं। देखिए जो बैंक होता है और जो फाइनेंस कंपनी होती है जो आपको फाइनेंस उपलब्ध करवाती हैं, ठीक है, ये दो लोग होते हैं, इस चीज़ से जुड़े होते हैं। अब चूंकि हम अगर बात करते हैं तो आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे चेक देना होता था गारंटी के तौर पे, या चेक से पेमेंट होती थी। लेकिन आज चीज़ें बदल गई है, चेक को स्केप कर दिया गया, साइड कर दिया गया। बड़े बड़े बिजनेस में आज भी चेक यूज़ हो रहा है, तो बिल्कुल तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन मोस्टली लोग अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें जो नैच होता है, जैसे यूपीआई है तो यूपीआई के अंतर्गत नैच होता है और ईसीएस होता है। ये होता क्या, कैसे काम करता है, इसमें भी बात करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई महंगा सामान चाहिए, कोई टीवी लेना है, कोई गाड़ी लेना है महंगी वाली। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी इनकम तो लिमिटेड है। तो अगर मुझे लेना होता तो मैं आजकल क्या करूँगा, ईएमआई की सुविधा उपलब्ध होती है। होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया। अब ये तो ले लिया, तो पहले क्या होता था, आज के 20-25 साल पहले फिर आपको चेक देना होता था। चेक के थ्रू आप चेक काटते थे, हर महीने आपका चेक से ईएमआई जमा होता था। लेकिन आज बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर देख लिया जाए उठाकर तो कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास चेक ही नहीं है, खाली अकाउंट है। वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो यूज़ करते हैं लेकिन चेक यूज़ नहीं करते। तब ऐसे लोगों को 50% लोगों को के लिए क्या सुविधा बनाया गया, या ये चेक वाला जो प्रोसेस था बड़ा लंबा हो जाता था, इसलिए जो बिजनेसमैन, जो बैंक होते थे, उनको बड़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो उसके बाद में क्या किया गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट लाया गया, मे बी 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट लाया गया। बढ़िया एक ठोस कानून बनाया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम पुराने फैक्ट पर नहीं जाएंगे। तो जब इस कानून को लाया गया तो ये हुआ कि जो बिजनेसमैन थे, जो बैंक थे, उनका बिजनेस ग्रो करने लगा, क्योंकि यहाँ पे चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। सारा ईसीएस या नैच के माध्यम से आपके अकाउंट में आपका ईएमआई जो उसकी डेट होती है, उस डेट पे ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगी। जो नैच और ईसीएस होता है वो यही काम करता है। आपके अकाउंट में इसी, जब आप लोन लेते हैं, कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, आप पैसा लोन लेते हैं, कार लोन, बैंक लोन, कुछ भी, हाउस लोन, कुछ भी लेते हैं, या आप बिजनेस करने के लिए पैसे लेते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस लोन लेते हैं, तो वहाँ पे भी ईसीएस आपके अकाउंट में एक्टिवेट किया जाता है। अकाउंट में ईसीएस एक्टिवेट करने से क्या होता है, जिस डेट को आपका ईएमआई का डेट होगा, इंस्टॉलमेंट का डेट होगा, उस दिन आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। जिन्होंने आपको फाइनेंस किया है उनके अकाउंट में चला जाएगा, खासतौर पर बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी होती है। अब होता क्या है, क्योंकि चेक जब हुआ था तो वहाँ जब चेक होता था तो बड़ी सारी दिक्कत होती थी। कौन कौन सी दिक्कत होती थी, आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं। क्योंकि जब चेक होता था तो कभी सिग्नेचर मिसमैच हो गया, कभी डेट सही नहीं पड़ा, कभी एक्सपायर हो गया, तो कभी चेक क्लियर नहीं हुआ, तो कभी चेक में क्या कहते हैं कोई भौतिक परिवर्तन कर दिया गया। मटीरियल अल्टरेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो
चैनल पे जाकर वहाँ पे मटेरियल अल्टरेशन बाय एडवोकेट तुलसीराम सिंह, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वो भी हो सकता है। मटेरियल अल्टरेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आती है, डेट आ गई, नई पार्टी को ऐड करना, चेक के किसी भी भाग को फाड़ना, तो इससे आपके चेक का क्लियर नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन जब से ECS आया, इन सब सारे झंझट को खत्म कर दिया गया। जब आपने लोन लिया, आपके अकाउंट में ECS एक्टिवेट कर दिया गया। हर डेट पर आपके अकाउंट से ECS के माध्यम से आपकी EMI डिडक्ट हो जाएगी। ये नियम लागू हो गया। अब चूंकि और जो सिग्नेचर मिसमैच का जो प्रॉब्लम था समाप्त हो गया। अब दिक्कत ये आने लगी, जब ECS तो एक्टिवेट हो गया, तो देखो वहाँ पे जैसे चेक हो जाता, वहाँ पे भाईचारा चलता था, आज नहीं कल डाल देना, आज अभी अकाउंट में पैसे नहीं कल तक आ जाएंगे। लेकिन ECS में कोई भाईचारा नहीं, एक सिस्टम होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। एक्टिवेट करने के बाद जो डेट डिडक्शन का आएगा उस दिन वो डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से जो भी अमाउंट होगा EMI। तो ये काफ़ी अच्छा चला, इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी अच्छा चला। अब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ और नई प्रॉब्लम सामने आ गई, क्योंकि यहाँ भाईचारा खत्म हो गया, तो बैंक का तो फायदा हुआ, पैसे डिडक्ट होने लगे। अब ECS एक्टिवेट हो गया, जब आप लोन लेंगे तभी OTP के माध्यम से आपके अकाउंट में ECS एक्टिवेट कर दिया जाएगा। हर डेट पे आप अपने अकाउंट में पैसा बना के रखिए, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। किसी को फ़ोन करके बोलने की जरूरत नहीं, भैया पैसा काट लो, या आप पे करोगे तो कटेगा, वो ऑटोमेटिक अपनी डेट पे या अपने टाइम पे काट लेगा। तो अब दिक्कत ये हुई लोगों की, लोन ले लिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने लोन ले लिया, 1-2 किस्तें गई, चूँकि इंसान है तो इंसान की लाइफ में ये चीज़ ज़रूर चढ़ाव उतार आता है। तो कभी वो अपने अकाउंट में पैसे की जो मतलब EMI की डेट आती है उसमें पैसा मेंटेन नहीं कर पाता है, और डेट आ गई तो पैसा उसी डेट पे कट जाएगा। तो क्या होता है, अगर अकाउंट में पैसे नहीं तो ECS क्या हो गया, बाउंस हो गया। और जब ECS या NACH बाउंस हो गया, एक NACH या ECS का फॉर्म होता है, वो फिलअप करना जाता है, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है, बाउंस हो गया। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट सेक्शन 25 के तहत, 25 के तहत जिन्होंने आपको लोन दिया था, बैंक या फाइनेंस कंपनी होती है, अगर 2-3 ECS बाउंस हो गया तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, जो बैंक होते हैं वो आपको जब पैसा कटने का टाइम आएगा तो आपको इन्फॉर्म करते हैं, भाई बना के रखना पैसे, आपका EMI डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में कट जाएगा तो फिर बैंक वाले, उनके जो एजेंट होते हैं, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप EMI बाउंस हो गया, पैसे की व्यवस्था हो नहीं रही है, आप आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, तो बैंक ये समझने लगता है आप भाग गए पैसे लेके, या आप दे नहीं रहे। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं कह रहा कि सब भगोड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, पैसा टाइम पर नहीं दे पाते या व्यवस्था नहीं कर पाते, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारी लाइफ में चढ़ाव उतार होते रहते हैं। कभी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए तो अकाउंट में पैसे कम हो गए तो ECS बाउंस हो जाता है, तो उसमें भी चार्जेस लगता है। बैंक तो चार्जेस लगाएगा जो ECS बाउंस हुआ है। जब चेक बाउंस होता था तो दो चार्जेस लगते थे, एक EMI बाउंस का चार्जेस लगता था, एक चेक बाउंस का अलग से लगता था, वो डबल हो जाता था। लेकिन इसमें केवल आपको एक ही चार्जेस लगेगा, ECS बाउंस का। बैंक के जो एजेंट हो गए कांटेक्ट करेंगे, बैंक आपको कांटेक्ट करेगा, आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं हो पाया, प्रॉब्लम है आपकी, दिक्कत है। दूसरा भी अपने डेट पर आया, टाइम आया, फिर बाउंस हो गया, तीसरा भी बाउंस हो गया। तो ऐसे जब बाउंस होने लगते हैं तो बैंक क्या करता है, आपको सेक्शन 25 के तहत, केस तो बाद में करेगा, आपको लीगल नोटिस भेजता है। बैंक लीगल नोटिस भेजेगा, आपका पूरा डिटेल देगा कि आपका चेक बाउंस हो गया, EMI बाउंस हो गया है, इसका पेमेंट इतना है, आप ये जमा कर दीजिए। तब भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोगों के सवाल आते हैं, आप क्या करूँ, शुड आई हायर एडवोकेट? सो इन दैट कंडीशन यू कैन कूल डाउन, आराम से सोचना होगा, आराम से सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि घबराने वाली बात नहीं है। खाली नोटिस ही भेजा, आप अगर इसके बाद भी 2-3 बाउंस होने के बाद पैसे व्यवस्था हो जाते हैं, बैंक से बात करो और एडजस्ट कर लो, अपना सेटल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कर लीजिए। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे एडवोकेट लोग कहते हैं हायर करें कि ना करें, तो देखिए इसमें बिल्कुल कंफर्म चीज़ है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कैसे कोर्ट में पेश होना है, कैसे डील करना है, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके बाद भी सेटल करते हैं, तो अब जब उन्होंने नोटिस भेजा, आगे बढ़ते हैं, फिर इस टॉपिक पर हम बस अच्छे से विस्तार करेंगे। जब नोटिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, पैसा भी नहीं जमा हुआ, आपने बैंक से कांटेक्ट नहीं किया, उसके बाद बैंक क्या करता है, फिर केस फाइल करता है। आज जब बैंक केस फाइल कर देगा तो कोर्ट से क्या आएगा, सम्मन आएगा। अब सम्मन आपको रिसीव हो गया, फिर घबरा गया, भैया कोर्ट से नोटिस आ गया। काफ़ी लोग, मोस्टली पीपल कंसीडर सम्मन एज ए नोटिस, ओके, बट इट वॉज
इफ़ आई से दैट इज ओनली सम्मन, बैंक पहले आपको सम्मन भेजता है। सम्मन भेजने के बाद में बैंक क्या करता है, एक बार भेजेगा, 2 बार भेजेगा, उसके बाद में फिर वेलेबल वारंट इशू करता है थ्रू द SHO। आप भी तब भी नहीं गए, फिर भाई कोर्ट परेशान हो जाता है, मैं बुला रहा हूँ आप आ नहीं रहे। फिर नॉन अवेलेबल वारंट इशू करता है। तो जो नॉन अवेलेबल वारंट होता है थ्रू सर्विस थ्रू SHO के थ्रू सर्विस होती है उसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो आपको कोर्ट में पेश होना चाहिए अगर आपको सम्मन रिसीव होता है। आपकी क्या प्रॉब्लम है, एक बार कोर्ट में आप कम से कम मिल सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको लॉ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो केस को ख़राब मत कीजिए, एडवोकेट हायर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको पता है कैसे डील करना है तो फिर आप बिल्कुल अपेयर हो सकते हैं, आप अपना केस तो अपने केस के लिए अपेयर हो सकते हैं। इतना चीज़ होने के बाद में जब आपका ये हो जाता है तो आपको करना क्या है, कोर्ट जाइए। अगर आप जब कोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है। कोर्ट पूछेगा भाई आप क्या बताइए, सेटल करना चाहते हैं या कॉन्टेस्ट करेंगे, केस फाइट करेंगे, लड़ेंगे। तो अगर आप केस सेटल करना चाहते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होता है, आप कोर्ट में बोलेंगे हम सेटल करना चाहते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, आपके केस को मेडिएशन सेंटर में भेज देगा। वहाँ पे एक मेडिएटर होता है, दोनों पार्टी को आमने सामने खड़ा कर देगा। आप लोग आपस में बात कर लीजिए, भाईचारे से बात कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और वहाँ पे केस को सेटल कर लीजिए, ठीक है। या तो फिर ये तरीका हो गया। उसके बाद आप ड्यूरिंग ट्रायल यू कैन सेटल अकॉर्डिंग टू Supreme Court judgment. One judgment is very famous and related to check bounce and EMI bounce cases. The judgment name is दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल। 2010 में ये जजमेंट डिलीवर किया गया था, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी कि अगर शुरुआती चरण में, खासतौर पर जो पहले या दूसरे डेट पर के हेयरिंग पर, कोर्ट के हेयरिंग पर अगर कोई सेटल करना चाहता है तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, सेटल कर सकता है 10% के साथ में। इसी केस को हाई कोर्ट में सेटल करेगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही परसेंटेज और बढ़ जाएगा। तो हम बढ़ने का इंतजार क्यों करें। अगर आप केस को सेटल करना चाहते हो, कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कीजिए कॉन्टेस्ट। आपके पास दोनों हाथ में लड्डू है, कौन सा वाला खाएंगे, यू विल डिसाइड, यू कैन डिसाइड। तो ये चीज़ होता है। अब जैसे काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं मुझे एडवोकेट हायर करना चाहिए, तो मैं अभी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपको लॉ के बारे में पता है, आपको पता है कैसे कोर्ट में अपेयर होना है, कैसे अपनी बात रखनी है, तो ज़रूरत नहीं। अगर नहीं पता तो एडवोकेट हायर कर लीजिए, हो सकता है आपसे केस आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि EMI बाउंस हुआ है तो सेटल करना मेरे हिसाब से बेहतर होता है। मैंने जजमेंट का रेफरेंस दिया, उस जजमेंट के थ्रू आप केस को सेटल कर सकते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसे केस सेटल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिससे हम केस को सेटल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए EMI बाउंस होता है तो घबराते नहीं है। अगर नोटिस भी आता है घबराना नहीं है, बात करना है, सेटल करने की कोशिश करना। अगर आपकी इच्छा है, कॉन्टेस्ट करने की इच्छा है तो कर लीजिए। लेकिन वैसे जो EMI बाउंस होता है, आपने लोन लिया, इसके भी एविडेंस होते हैं बैंक के पास, या आपने फाइनेंस किया, ये भी एविडेंस होता है। आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हुआ, ये भी सही बात है। आपने होम लोन लिया, कोई भी कार लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, तो ऐसे कंडीशन में इस चीज़ को तो नकारा नहीं जा सकता कि आपने लोन नहीं लिया। So if you taken loan, so you are responsible to pay again, pay the bank, pay your like finance company, they will who's provide you loan। मतलब जिन्होंने आपको लोन प्रोवाइड किया है उनको आप रिटर्न में पे कीजिए बाय EMI, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज। मतलब आप समझ गए होंगे, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अगर आपका कोई EMI बाउंस हो जाता है, नोटिस आता है, और कब भाई देखिए इसमें कोई गारंटी नहीं है कि नोटिस आएगा ही आएगा। काफ़ी कंपनियां होती हैं वो बड़ी देर बाद नोटिस भेजती हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं आप मुझे डरवा रहे हैं, नोटिस तो आया नहीं। मैं डरवा नहीं रहा, आपको अवेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है, सबको अवेयर करना कि अगर चेक बाउंस हुआ है या EMI बाउंस हुआ है, definitely you will receive notice, legal notice. If you not respond the notice, then court will issue summon for you. So you must, when you receive summon, you must appear in court.
जब आप नोटिस रिसीव करते हैं, सम्मन रिसीव करते हैं कोर्ट से जो आया होता है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। एटलीस्ट आपको कोर्ट में जाना चाहिए, आपको समय चाहिए तो वहाँ पे बताना चाहिए कि यह दिक्कत चल रही है, लेकिन एटलीस्ट कोर्ट जाना चाहिए। आफ्टर दैट व्हाट हैपन इफ यू नॉट अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट विल बी इशूज वेलबल वारंट और नॉन वेलबल वारंट। आफ्टर दैट यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, आपको बेल कराना पड़ेगा। बेल कराने को वकील के फीस बढ़ जाएंगे, वकील के पैसे लगेंगे, बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, सिक्योरिटी चाहिए उधर, तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए आप बात कीजिए। मैं तो कहता हूँ जब नोटिस आता तभी आप बात कर लीजिए, ईएमआई बाउंस होता पार्टी से बात कीजिए, और क्यों कोर्ट तक बात पहुँचना, इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। और इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है तभी कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, एक्चुअली थोड़ा टाइम कम मिल पाने की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों से वादा करता हूँ अवेयरनेस के लिए, आप सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए हर महीने तो नहीं लेकिन हर वीक वीडियो पड़ेगा। हर संडे को, मंडे को आपको एक नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी। अपने आप को कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो और अपने आप को अवेयर कीजिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जब चेक बाउंस होगा तो वकील हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, एटलीस्ट नोटिस आता है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सम्मन आता है कोर्ट से तो क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में आप समझ गए होंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।